सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी जमात, कोई भी तहरीक, कोई भी जिद्दोजहद तब ही अपने मकसद में कामयाब होती है जब वो मुत्तहिद हो, मजबूत हो और फोकस्ड हो कि उसके टारगेट्स आखिर क्या हैं। लेकिन ऐसा भी तकरीबन मैं कह सकती हूँ यकीन से कि उसी वक्त मुमकिन है जब उस तहरीक या जमात या जिद्दोजहद को लीड करने वाले पर सबको एतमाद हो, वो अपने लोगों के साथ हो, वो अपने लोगों के दरमियान में हो। बग़ैर क़यादत के कोई भी जमात, तहरीक या जिद्दोजहद यकीन जानिए बिल्कुल वैसी है जैसे एक बड़ा सा पानी का जहाज़ बग़ैर कप्तान के या एक हवाई जहाज़ बग़ैर पायलट के। अब भले हवाई जहाज़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें मौजूद लोगों की तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस जहाज़ का पायलट ही मौजूद नहीं होगा तो आखिर में उस जहाज़ ने क्रैश ही होना है। इसी तरह आप किसी बहुत बड़े पानी के जहाज़ में हज़ारों अफराद सवार कर दें, वो पानी का जहाज़ दिखने में बहुत बड़ा और ताकतवर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला ही वहाँ पर नहीं होगा तो वो ना अपनी मंजिल तक पहुँच सकेगा बल्कि बीच समंदर में ही किसी पहाड़ या चट्टान से ज़रूर टकराएगा और टकरा कर क्या होगा, समंदर में डूब जाएगा। अब इससे ये बात वाज़ेह है कि आपके पास लोगों की बहुत बड़ी तादाद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होगा, लीड करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो लोग बहुत बड़ी तादाद में भी ग़ुलाम ही बने रहेंगे। ये तो हो गया एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर बड़ा सा पानी का जहाज़ है, उस पर कई हज़ार लोग सवार हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ा सा पानी का जहाज़, उस पर कई हज़ार लोग सवार, और उन कई हज़ार लोगों में से एक ऐसा शख्स जिस पर जहाज़ में सवार होने वाले हज़ारों अफराद को ये यकीन है कि वो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा, और वही शख्स जिस पर यकीन है सबको, वही शख्स नाअहल साबित हो जाए, या वही शख्स उन हज़ारों अफराद की उम्मीदों पर पानी फेर दे, या किसी बड़े हवाई जहाज़ में सैकड़ों अफराद सवार हों और जिस शख्स को पायलट समझकर वो यकीन करके उस जहाज़ में सवार हुए हों और वो पायलट ही नाअहल हो, या वो पायलट ही जहाज़ के क्रैश होने की वजह बन जाए, तो शायद ये ज़्यादा बदकिस्मती समझी जाएगी, या इससे ज़्यादा आप कह लें कि अफसोसनाक करार दिया जा सकता। ये मिसाल मैंने क्यों दी? ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि आज हमारे मुल्क में एक बड़ी सियासी जमात का जहाज़ अपने कप्तान के बग़ैर सियासत के समंदर में हिचकोले ले रहा है। जहाज़ कौन चलाएगा ये किसी को नहीं मालूम। कप्तान जहाज़ छोड़कर फ़रार हो चुका है और वो कब आएगा ये भी किसी को नहीं मालूम। जहाज़ पर मौजूद सवार तमाम लोग अब कप्तान का इंतज़ार कर के भी उकता चुके हैं, या कह लें कि मायूस हो चुके हैं। अब बल्कि वो लाइफ बोट्स को तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई लाइफ बोट मिल जाए ताकि जल्द अज जल्द उस जहाज़ से छुटकारा हासिल कर सकें, जिसका पता नहीं कि कब डूब जाए या ईंधन बीच समंदर में ही ख़त्म हो जाए। उस सियासी जमात के जहाज़ में सवार होने वाले अफराद अब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं और उनको अब अपनी फ़िक्र सताने लगी है। इसकी एक झलक देखिए। ये हैं जी निशात डाहा साहब, जिनका ताल्लुक़ शेर वाली पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून से है। इन्होंने 6 मुस्लिम लीग नून के अरकान समेत मुलाकात की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, और उस मुलाकात के बाद एलामिया भी जारी किया गया। निशात डाहा ने जिस तरह अपनी पार्टी के बड़ों के बारे में बात की, उससे साफ जाहिर था कि वो मुकम्मल मायूस हो चुके हैं। वो मायूस हैं अपनी क़यादत से, उनका एतमाद पूरी तरह से उठ चुका है अपने लीडर से। वो बेजार आ चुके हैं शरीफ ख़ानदान के बार बार फ़रार होने से। मुस्लिम लीग नून जो आज भी मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, जो ऑपोजिशन में है, लेकिन इस वक्त इसका हाल यकीन जानिए एक नीम मुर्दा हाथी, समझते हैं ना, नीम मुर्दा हाथी ऐसा हो चुका है जिसको गिद्ध भी नोच खाएं तो वो मज़ामत नहीं कर सकता। नून लीग का ये सियासी जहाज़ क्यों डूब रहा है? आपने कभी वजह सोची? इसकी वजह
मैं आज आपको समझाती हूँ। इसकी वजह एक है, अपनों पर नवाजिशात, रिश्तेदारियाँ, दोस्त अहबाब, खुशामदियों को मौके देना और असल हकदार को जो डिज़र्व करता है उसको नज़रअंदाज कर देना। ये जो मैं कहती हूँ पंजाबी में उसको कहना खुडे लाइन, वो जाओ चलो चुप, पूछना भी ना, गिला भी ना करना, आवाज़ ना उठाना। नून लीग के एक आम वर्कर की अगर मैं बात करूँ, उसने क्या किया? नवाज शरीफ पे अंधा एतबार किया, शहबाज शरीफ पर अंधा एतबार किया। अब वो उठ रहा है और नून लीग में पड़ने वाली दरारें जिनको नून लीगी छुपाने की कोशिश करते आवाज़ें होती जा रही हैं, अब छुपाए भी नहीं छुपेंगी। नून लीग पाकिस्तानी सियासत के समंदर का आप समझ लें कि वो जहाज़ बन चुका है जिसको चलाने वाला ही फ़रार हो गया है, लोगों को धोखा दिया और अब उस जहाज़ पर सवार अफराद भी उसको छोड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ है। और करें भी क्या, कुछ कर भी नहीं सकते ना, अब ऑप्शन ही है, या तो डूबते रहें या निकलने की कोशिश करें लाइफ बोट के ज़रिए। एहसन इकबाल साहब, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वालों के बारे में क्या फरमाया, ज़रा क्लिप चलाइएगा। बड़ी खबरें आ रही हैं, आपके एमपीएस जो है वो वज़ीर आला पंजाब से मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी कल भी इजलास में ये वही सारे पुराने लोटे हैं जो एक दफा पहले बनी गाला जा चुके हैं। की बड़ी खबरें आ रही हैं। ये था जी अरस्तुए पाकिस्तान एहसन इकबाल साहब का शिकवा जो उन्होंने उस्मान बुज़दार से मिलने वाले नून लीगी अराकीन से किया। अब जिन लोगों से मुलाकात हुई थी, जिन लोगों ने मुलाकात की, उनका ज़ाहिरी बात है शिकवा के बाद कुछ जवाब शिकवा भी होगा। ज़रा जवाब शिकवा भी चलाइएगा रज़ा। सुना आपने? मैं ज़रा दोहरा देती हूँ, नवाज शरीफ भी लोटा है, लोटा। ये कोई और नहीं कह रहा, नवाज शरीफ को लोटा कोई और नहीं कह रहा, बल्कि जिसने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा अब वो नवाज शरीफ को लोटा कहने पर मजबूर है और खुलेआम लोटा कह रहा है, क्योंकि अब नून लीग का वोटर मायूस हो चुका है। अब एक आम आदमी को इन लोगों की सियासत समझ आती जा रही है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें मेरिट ही नहीं है? ये कैसी जमहूरी पार्टी है जिसमें विरासत राइज है? ये कैसी जमात है जिसमें कोई एक फ़ैसला करता है और बाकी सिर्फ खामोश होके अमल करने पर मजबूर हो जाते हैं? ये कैसे जमहूरी लोग हैं जो अपनी सियासी जमात को एक ख़ानदान की मलकियत समझते हैं? जब ये अपने एमपीएस की नहीं सुनते तो सोचिए ये अवाम की फरियाद कैसे सुनेंगे? हो ही नहीं सकता कि सुने। जब भी अपने लोगों को बोलने का मौका नहीं देते तो ये एक आम शहरी को कैसे बोलने का हक देंगे? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं मिलने वाला हक। जब इनके अपने इनसे इतने खफा हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं कि अब वो फटने पर आ गए कि फट पड़े, तो सोचें कि ये लोग कैसे मेरे या आपके हमारे मसाइल हल करने की बात करते हैं, क्योंकि मसाइल हल करने के लिए पहले मसाइल को सुनना पड़ता है, जानना होता है। लेकिन ये तो अपने लोगों की नहीं सुनते, किसी और की क्या सुनेंगे? और आज इनके अपने ही इनके खिलाफ क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। जिन मियाँ साहब की सेहत के ऊपर पूरे पाकिस्तान में नून लीग ने वाकई एक होता है ना वबाल मचा देना, प्रैक्टिकल, ये कोई मैं जुमला नहीं बोल रही, वाकई वबाल मचा कर रखा था। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। आज उन्हीं मियाँ साहब की जमात के लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब बाहर सैर करने गए, यानी इलाज करवाने नहीं, सैर करने गए। आज वो ये पूछने पर आ गए कि क्या कुर्बानी देना सिर्फ छोटे वर्कर या छोटे लोगों का काम है? बड़ा आदमी जो खुद को लीडर कहलवाता है वो क्या सिर्फ डील करने के लिए रह गया है? क्या जमहूरियत के सारे सम्राट एक बड़ा आदमी ही इंजॉय करेगा? ये वो लोग हैं जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के एक इशारे पर बाहर निकल कर आते थे, कई घंटे धूप में खड़े भी होते हैं। जहाँ जहाँ मियाँ साहब गए ये सब पहले से मौजूद रहे। ऐसा ही है ना नाजरीन? मियाँ साहब के हक में लगाए, गला फाड़ के नारे लगाए, मियाँ साहब के हर जलसे में शिरकत की, अपने साथ अपने हलके के अवाम भी लेकर आए, गला फाड़ कर मियाँ साहब की शान में कसीदे भी पढ़ते रहे, ऐसी तारीफ़ें की मियाँ साहब की कि जो मियाँ साहब को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी खूबियों से भरपूर शख्सियत हूँ मैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ी ये लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ? इनको क्या मिला? इनको जो मिला वो इन्हीं की ज़बानी ज़रा जान लेते हैं और सुन लेते हैं। सुनिए। ये है जी हमारे मुल्क की एक बड़ी जमहूरी सियासी जमात जिसके मेरिट का हाल ये है कि उसका उम्र रसीदा रुकन आज ये शिकवा कर रहा है कि 72 साल उसकी उम्र है, 72 साल, और वो आज भी उनके पीछे हाथ खड़े करने के लिए ही है।
जिसको एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, उसका मेरिट ये है कि वो बड़ों का बस्ता उठाए घूमता था। ये हमारे मुल्क के साथ, अगर मैं कहूँ कि यही हमारे मुल्क के साथ हुआ, ऐसा ही हुआ, तो आप अग्री करेंगे। लोगों को वजारतें दी गई इसलिए क्योंकि वो खुशामदी थे, अजीज़ थे, रिश्तेदार थे। अब ज़रा सुनिएगा नाज़रीन, गौर से सुनिएगा। भाई वज़ीर आज़म, भाई का भाई वज़ीर आला, भाई का समधी वज़ीर ख़जाना, भाई के दोस्त की बेटी विफाकी वज़ीर, भाई का दोस्त काबीना का हिस्सा, छोटे भाई का बेटा नामज़द वज़ीर आला पंजाब, बड़े भाई की बेटी नामज़द वज़ीर आज़म, भाई का दामाद भी पार्लियामेंट में। ये पूरा मुल्क रिश्तेदारियों पर ही चलता रहा। वही जमात का भी हाल है। इस जमात में सिर्फ एक ख़ानदान की सुनी जाती है, और जो उस ख़ानदान की सुनता है वही इस जमात का हिस्सा रहता है, और जो इख्तलाफ करने की गलती करता है उसकी कोई जगह नहीं होती, उसको वो खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। हम अक्सर कहते हैं खुड्डे लाइन। इसकी मिसाल चौधरी निसार अली खान साहब, उन्होंने इख्तलाफ किया था ना, और क्या किया था, इख्तलाफ किया था, साइड कर दिया, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दो। आज बात यहाँ तक आ गई कि वही लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बाहर सैर कर रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे, सैर कर रहे हैं, और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि नवाज शरीफ बीमार हैं, उनको हर हाल में बाहर जाना होगा, और अब वही लोग ये कहने पर आ गए कि नवाज शरीफ को अब वतन वापस आना होगा। एक और क्लिप पे देखिए ज़रा। मियाँ साहब वापस आओ, ये अब आपका कारकुन कह रहा है। मियाँ साहब अब लंदन में सैर कर रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, ये अब आपको वोट देने वाला कह रहा है। मियाँ साहब सुनाई दे रहा है आपको? आपने कौम से झूठ बोला, ये अब आपकी सपोर्ट करने वाला कह रहा है। चौधरी निसार का मशवरा अगर नवाज शरीफ साहब मान लेते तो आज क्या नून लीग की ये सूरत हाल होती? बिल्कुल ना होती। मियाँ साहब ने अपना ख़ानदान बचाने के लिए हमेशा अपनी जमात को आगे किया, ख़ुद को बचाने के लिए अपने कारकुन को सड़कों पर निकाला, और उसके बाद क्या किया, आराम से बाहर चले गए, और उनका कारकुन यहाँ डंडे खाता रहा। मियाँ साहब उर्दू वाला सफ़र करके बाहर निकल जाते हैं, और कारकुन बेचारा इंग्लिश वाला सफ़र करता रह जाता है, मुल्क में उनका इंतज़ार करता रह जाता है। मियाँ साहब के इस तर्ज़ सियासत ने उनकी जमात को, आज मैं अललान बता रही हूँ, कह रही हूँ, बहुत नुकसान पहुँचाया। जितना नुकसान मियाँ साहब आपने खुद और आपके तर्ज़ सियासत ने अपने आप को और अपनी जमात को पहुँचाया ना, यकीन जानिए कोई दुश्मन भी किसी को नहीं पहुँचा सकता। आप खुद अपने दुश्मन हैं मियाँ साहब। आज जो सूरत हाल आपकी पार्टी की नून लीग की हो चुकी है, उसके मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार आप हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, सबसे पहले आप हैं। पहले ये मामलात इसलिए बाहर नहीं आ सके नाजरीन क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे। अब जब इक़्तिदार में कोई होगा तो ताकतवर भी होगा, अच्छा वक्त चल रहा होगा, सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा था। खाता है तो लगाता है, सुना होगा ना आपने, खाता है तो लगाता भी है, ये वाली पॉलिसी जारी थी। मुश्किल में होते थे तो बाहर से सिफारिशें आ जाती थी, NRO की उम्मीद होती थी। लेकिन अब मैं सूरत हाल आपको बता दूं, अब ज़रा मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत मुख्तलिफ कह दूं तो गलत नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब की बाहर से अगर सिफारिशें आ रही हैं या टेलीफोन भी आ रहे हैं, या बाहर से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से कोई डील कर लो, कोई नरमी कर दो, तो पाकिस्तान से साफ मना कर दिया गया, कोई चक्कर नहीं, कोई डील नहीं, साफ मना कर दिया गया। इसीलिए अब किसी को कुछ नहीं पता कि होना क्या है, कोई नहीं जानता कि नवाज शरीफ का अगला कदम क्या होगा। कोई कह नहीं सकता कि नवाज शरीफ आखिर कब वापस आएंगे। चले नवाज शरीफ तो छोड़ें, कोई ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ वो कब वापस आएंगे जिन्होंने गारंटी ली थी, अब गारंटर ही ना वापस आए तो क्या कह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, ज़रा ये भी क्लिप चलाइएगा थी। उनका मार्च में इंशाअल्लाह ताला जो है वो वापस आने का मुसम्मम इरादा है और वो वापस आएंगे। हमारा ये नुक्ता नज़र है, हमारी ये सोच है
कि मूवमेंट जो है वो ये इस तरह से कि JUIF ने अपना मूवमेंट का जो है वो शेड्यूल दे दिया है, पीपल्स पार्टी ने अपना शेड्यूल दे दिया है। हम समझते हैं कि अपोजिशन जो है अगर कंसेंसस के साथ एक ही शेड्यूल देगी प्रोटेस्ट का तो वो यकीनन जो है वो कामयाब होगा। इस मकसद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरी जमातों से भी जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब वापस आके इंशाअल्लाह ताला और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, आपने गौर से सुना कि शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मार्च में आएंगे, लाजमी आएंगे और APC बुलाएंगे। उसके बाद अपोजिशन से मुशावरत होगी, तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर लाया जाएगा और उसके बाद एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मैं कंफ्यूज क्यों, आप भी कंफ्यूज होंगे कैसे, कि एहसन इकबाल साहब जो कि इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अरस्तू पाकिस्तान, वो कुछ और ही कह रहे हैं, राना साहब कुछ और कह रहे हैं। ज़रा ये भी क्लिप देख लीजिए। हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज इस वक्त पार्टी की सबसे अहम तरजीह है और शहबाज शरीफ साहब जितनी देर तक महसूस करें कि वो नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए वहाँ क़याम करना चाहते हैं, वो जब इस हवाले से मुतमईन हों तो वो आएँ और हम उन पर किसी किस्म का कोई ना मुतालबा कर रहे हैं ना वापसी का दबाव है, जो कि हमारे लिए सबसे प्रेशियस और कीमती असासा जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी है और इसके ऊपर किसी किस्म का पार्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नवाज शरीफ साहब ही अपोजिशन लीडर हैं और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा उनकी यकीनन जो कमी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी उनके उस कमी को पूरा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अब ज़रा सोचिए, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ मार्च में आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह के ये अल्फाज हैं और एहसन इकबाल जो उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ जब तक चाहें लंदन में रह सकते हैं, पार्टी की जानिब से उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि नून लीग के लिए सबसे कीमती नवाज शरीफ हैं। और यकीन जान सबसे बड़ा मसला भी यही है, जब तक नून लीग के लिए सबसे कीमती नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान रहेगा, नून लीग में से, आज मैं आपको अल्लाह बता रही हूँ, नून लीग में से मज़ीद नून लीगी लीक होते रहेंगे। जब तक नून लीग के लिए अवाम, जमहूरियत और मेरिट अहम नहीं होगा, तब तक नून लीग से जुड़े अफराद को इसी तरह शर्मिंदगी का सामना करना होगा, क्योंकि 30 सालों से नून लीग के लिए सबसे अहम कौन था? अब बच्चा जो टीवी देख रहा होगा वो भी बताएगा, बोलिए मेरे साथ, सबसे अहम कौन था नून लीग के लिए? नवाज शरीफ, और आज भी वही है। इसीलिए आज मुल्क का ये हाल है। सियासत, जमात, उसूल सब नवाज शरीफ से शुरू हुए, नवाज शरीफ पे ख़त्म हो गए, या फिर नवाज शरीफ और उनके बच्चों से शुरू हुए और नवाज शरीफ उनके बच्चों यानी कुंबे पे ख़त्म हो गए। बड़े बड़े सफ़ेद बालों वाले अपने से बहुत छोटे बच्चों को लीडर कहते रहे। कितना दुख का मुकाम है, कितना अफसोस का मुकाम है, क्योंकि नवाज शरीफ ही तो कीमती था और वही नवाज शरीफ जो एक सियासी जमात का कप्तान था, वही अपना जहाज़ छोड़कर अपने बच्चों को, ख़ानदान को यानी कुंबे को लेकर भाग निकला और बाकी तमाम अफराद को उसी जहाज़ पर छोड़ गया। नवाज शरीफ का यही अंदाज़े सियासत है जिसकी वजह से आज मुस्लिम लीग का कारकुन, मुस्लिम लीग नून का कारकुन, उसका वोटर, इस जमात का सपोर्टर बेजार है, उकता गया है। आज वो भी नवाज शरीफ से कह रहा है कि बस मियाँ साहब, बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अब बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिन्होंने अपना एक वादा वफ़ा करने का ऐलान कर दिया है। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम अब होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज ही इमरान खान ने 20,000 घरों के 7 मनसूबों का भी संग बुनियाद भी रखा है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन की हालत कुछ मजबूत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज की बातें की जा रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। क्यों, किस बिहार पे समझ नहीं आ रही। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़े कमी तो आई, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में कीमतें कम नहीं हुई हैं और भारत में जो सूरत हाल है वो अलग है। मकबूजा कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ अभी भी
ज़िंदगी कैद है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब को। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबे से शुरू करते हैं जी। इसका क़याम कितना अहम होगा ये भी ज़रा बताइएगा, और क्या इससे इमरान खान साहब को सियासी फ़ायदा भी हासिल होगा, अगर होगा तो किस हद तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब का ये जो इनके वादा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और इनकी अपना पीटीआई उनकी पार्टी का, ये अब उसकी तरफ हम एक फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन बेशक 1.5 साल बाद आए, बट देर आए दुरुस्त आए। और ये ना सिर्फ पीटीआई के लिए, उनकी सियासत के लिए, उनके फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ पंजाब के जो डिप्राइव्ड लोग और वो लोग जो कि जहाँ पे पावर्टी लेवल आर वेरी हाई, और जिनका माजी में हमने हमेशा ये देखा, ख़ासकर ये 10 साल जो पीएमएल की गवर्नमेंट रही है, कि सारा फोकस जो है वो सेंट्रल पंजाब पे था, और ख़ुसूसन लाहौर पे, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वगैरह वगैरह, बजट यहाँ डाइवर्ट होता था, और वो लोग बेचारे जो है ना बिल्कुल महरूमी का शिकार होते थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो मेरा ख्याल है अब के भावलपुर में जब ये कह रहे हैं कि हम सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे होंगे, और इसी तरह एक एडिशनल आईजी होंगे जो गालिबन इनिशियली मुल्तान में बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है कि और जब पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड आएगा तो इससे मामला आगे चलेंगे। वहाँ के लोग जो हैं उनको वो मुतमईन होंगे कि अब उनको हर चीज़ की लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वहाँ पे यकीनन अदलिया के और हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो भी कायम होंगे वहाँ पे, उनका अपना बजट होगा। और मुझे ये लग रहा है कि अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे साउथ पंजाब, अगर उस वक्त पंजाब होपफुली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये बेटर सेंस इनमें प्रिवेल करेंगी, और ये साउथ पंजाब को यूनानिमसली सपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली के अंदर भी इसकी रेजोल्यूशन आएगी, और फिर नेशनल असम्बली में आपको पता फिर बिल और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो कानूनी प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये हो जाएगा। तो अगले इलेक्शन में फिर मेरा ख्याल है वहाँ से आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉलिटिकल वहाँ पे कंपटीशन होगा, उधर जो वहाँ पे सियासत होगी, उनका अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, अपना उनका बजट होगा। ठीक है जी। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक मुस्बत कदम है कि महरूम तबका, डिप्राइव्ड प्रोविंस, जो हमेशा कहते थे कि जनाब हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, और हम इसी तरह गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और ये ज़ाहिर बात है क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने, अगर आपको याद हो, जनूबी पंजाब का जो एक महाज बना था जिसमें 30-40 लोग आगे थे एमपी, जिन्होंने बाद में जो पीटीआई में शामिल हो गए ये 2018 के इलेक्शन में, मेरा ख्याल है वो लोग भी मुतमईन होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि वो सही मानों में अब साउथ पंजाब के इंटरेस्ट के लिए, वहाँ के इकनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, उनके लीगल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं, तो वो लोगों को अब देख सकेंगे। मेरा ख्याल है इट इज़ अ स्टेप इन द राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सूबे के क़याम की बात पहले भी होती रही, लेकिन क़याम हो नहीं सका। अब ये क्रेडिट भी हम अगर कहें कि पीटीआई को मिल जाएगा तो गलत नहीं होगा। बहरहाल मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि क्रेडिट की क्या बात है, कि किसने कर दिया, मुल्क के लिए बेहतर कर दिया, जिसने भी कर दिया वो भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी, जिस भी जमात से ताल्लुक़ है पाकिस्तान के लिए आपने बेहतर कर दिया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा होता है, सियासत अधूरी होती है क्रेडिट दिए बगैर। जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो बताया जाता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अब पीटीआई को इस चीज़ का भी क्रेडिट मिल जाएगा, तो जो क्रेडिट ना ले सके, महरूम हो गए, उनको इस बात पे कितना अफसोस होगा? ये देखें पीएमएलएन जो है वो, जो अगर आपको याद हो कि ये गालिबन पीएमएलएन का दौर था या पीपल्स पार्टी में, थोड़ा भूल रहा हूँ, पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया था, लेकिन देखिए वहाँ पे फिर वो भावलपुर के अलहदा सूबे की बात हुई थी और मामला आगे चले नहीं। वो एक लग ये रहा था कि उनमें वो कमिटमेंट नहीं है, उनमें वो खलूस नहीं है कि वो दिल से, उनके देखें उनकी नीयत में गालिबन कोई कमी थी कि वो मामले को आगे लेके नहीं चले। यहाँ पे अगर ऑन ग्राउंड अभी ये मामला हो जाता, और जिस तरह आज 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ एमपीज, मैं आपको खबर दे दूँ, और मुझे लोग बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग लाहौर में
और पीपल पार्टी के कुछ चंद और थोड़े बहुत MPs हैं, PMLN के और MPs जो हैं आप देखेंगे वो भी आएंगे। और जब ये पंजाब असेंबली में आएगा तो मैं समझता हूँ एक भारी अक्सरियत के साथ जो है ये साउथ पंजाब का जो भी ये अभी प्लान बिल यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा, आप देखेंगे कि वो पंजाब असेंबली में वो चीज़ पास होगी और जारी बात है बिग पॉलिटिकल विक्ट्री। तो मैं फिर वही कहूँगा कि ये एक स्टेप ऐसा है कि कल को फिर ये भी सोचा जा सकता है कि अगर कोई और पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ एक दो और सूबे बनने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ उनकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे पावर्टी लेवल क्या, गुर्बत कितनी है, लोगों की महरूमी, और तो वो और कौमी इंटीग्रेशन के लिए कि हम क्या देखें ना, रियासत का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी आए। ये सारा जो है हुकूमतें, इलेक्शन, बजट, इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान के आवाम खुशहाल हों, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हों, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है 3 मिनट के बाद, उसके बाद हम कश्मीर की बात करेंगे हमारे थर्ड सेगमेंट में। ज़रा मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लूँ आपसे। हमजा शहबाज साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं इंतखाबात करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती है, अभी मैं स्टार्ट में एक इंट्रो दे रही थी कि एक जहाज़ है, वो जहाज़ बहुत अच्छा है हर लिहाज से, उसमें सवारियाँ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन पायलट ही चला जाए, पायलट हो ही ना जहाज़ को उड़ाने वाला, तो जहाज़ तो क्रैश ही होगा ना। ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? इनको क्यों लगता है कि नून लीग को अभी भी लोग वोट देंगे, मतलब अभी भी लोग नून लीग को सपोर्ट करेंगे? वो निशात डाहा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जो कि कितने नालायक, कितने नाराज़ हैं नून लीग की लीडरशिप से, और वो कहते हैं कि छोटे लोगों को, छोटे वर्कर्स को इस्तेमाल किया जाता है, मियाँ साहब भाग जाते हैं। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अभी भी लोग कहेंगे वोट हाले भी शेर दा? देखिए, मैंने आपका जो आपने पहले जो इंट्रो दिया था, पूरी आपसे बातचीत की थी, मैं वो सुन रहा था, और आपने मेरा ख्याल है बिल्कुल सही हक़ाइक़ की तरफ निशानदेही की है। और वो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ये शरीफ फैमिली, ये पहले भी हुआ था 2001 में जब वो जनरल मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, उस वक्त भी ये अपनी पार्टी को तनहा छोड़ के और रातों रात ये जहाज़ में बैठ के वो 90 मशहूर सूटकेसेस की जो बात की जाती है, ये पूरा ख़ानदान मुल्क से फ़रार हो गया और वह बिल्कुल सरूर पैलेस में रहते थे। खूब मज़े से उन्होंने वो 6-7 साल गुजारे। जब हालात में चेंज आया तो फिर ज़ाहिर बात है फिर वापस आ गए और आके इक़्तिदार में फिर बैठ गए। और अभी भी इन्होंने ये किया, देखें ना इनके ये जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स इनके जो बाकी हैं, वो अभी भी जो लीडरशिप है, सेकंड टीयर लीडरशिप कहें या जो भी कहें, खाकान अब्बासी साहब, ये लोग, ये तो चंद दिन पहले तक सारे जेल में थे और वो जनाब 4 महीने पहले चले गए। वॉट एवर बी द रीज़न, माई पॉइंट इज दिस कि ये PMLN के लोग जो हैं, ये जो अभी जो डिफेक्शंस हो रही हैं और मेरे ख्याल और आने वाली हैं, ये इनका एक करेक्ट रिएक्शन है, बिल्कुल लॉजिकल रिएक्शन है कि जनाब जब मुश्किल वक्त होता है आप हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम यहाँ पे तनाह हैं, क्या हम सिर्फ लाठियों के लिए और डंडों के लिए और इसी काम के लिए यहाँ पे रह गए? मार हम खाएं और बाहर आप लोग जाएं। और देखें ना, वाकई बात सही है, शहबाज शरीफ साहब, भाई आपके अगर भाई साहब चले मानते हैं अगर बीमार हैं तो ये मतलब नहीं कि आप जाके 4 महीने उनके साथ बैठ जाएं, आप बीच में 2 दफ़ा जाएं, 3 दफ़ा जाएं उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी जरा ये भी याद करवा दूं कि गारंटी लेने वाला भी बाहर ही हो। कौन था गारंटर नवाज शरीफ का कि आ जाएंगे वापस? जी देखें ना, ये तो मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब, अब ये लोग यही तो PMLN वाले लीडर जो हैं वो सही शो डाल रहे हैं कि इसका मतलब ये कि ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं, ये अपनी पार्टी को बता नहीं रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इन्होंने अपनी पार्टी को इन द डार्क रखा हुआ है और जाहिर बात है फिर लोग जो है फिर वो परेशान होते हैं और अपना रिएक्शन शो करते हैं और ये रिएक्शन आपके सामने आ गया। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी और भी लोग आप देखेंगे, जो मेरी खबर है लाहौर में जब हम मिलते हैं PMLN और पीपल्स पार्टी को, अभी और भी मामला होगा, नेशनल असेंबली में भी ये होगा। तो ये अगर समझ रहे हैं कि अब इन हालात में इनका वोटर जो है उस तरह बाहर नहीं निकलेगा इनके लिए, बिकॉज दे नो कि ये मैं जरा 20 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिलावल ज़रदारी के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है ये भी जरा बता दे। बिलावल भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि मुल्क के लिए पता नहीं क्या कर देंगे, सिंध के लिए क्या कर देंगे सालों में। बिलावल, मैंने एक दफा पहले भी कहा था, जी देखिए मैंने पहले भी एक दफा कहा था, बिलावल को आई डोंट टेक हिम सीरियसली। ज़रदारी साहब जेन्युइनली सीरियसली इल हैं, बेड रिडन है, अल्लाह जानता, वी डोंट नो, वो कराची में है। लेकिन अब वही बात है, पीपल्स पार्टी पंजाब में तो अब मल्टीप्लाई बाय 0, वो जितना मर्जी बातचीत कर ले, इधर कर ले तकरीरें, लेकिन
पीपल पार्टी को रिवाइव करना इन पंजाब इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी इलेक्शन जो है, इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल पार्टी तो फिर टोटल वाइप आउट होती है पंजाब में। तो आप मुझे बताएं इनको क्या फ़ायदा। तो ये सब सियासत चल रही है। अभी इनका क्या, अभी इनकी कोशिश क्या है कि आगे बजट आ रहा है तो बजट के जनाब बजट की पैसेज में रोडें अटकाई जाए, को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए गवर्नमेंट की। लेकिन मैं वाकई मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ जो जिस तरह हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये जी, मकबूजा कश्मीर के हालात आखिर कब जाएंगे, क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मकबूजा कश्मीर के हवाले से अब हम बात करेंगे। कर्फ्यू को इतने दिन गुजर चुके हैं लेकिन सूरत हाल में बेहतरी आती हुई अब भी सॉरी टू से दिखाई नहीं दे रही है। हम भी बार बार बात करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सिर्फ ये मोहब्बत एक तरफ से नहीं है, वन साइडेड नहीं है। वहाँ से भी अब देखिए इतनी मोहब्बत है कि जब भी कोई शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लिपट कर शहीद होता है और उसको दफनाया जाता है पाकिस्तानी परचम में लपेट कर। इससे बड़ी मोहब्बत का सबूत और क्या हो। लेकिन क्या वजह है कि हम कश्मीर को आज़ाद होता हुआ नहीं देख पा रहे, सॉरी टू से। नहीं देखें, ये ओवरनाइट तो नहीं होने लगा, जाहिर बात है। लेकिन इसमें आप देखें कि बेशक 215 दिन का इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब लॉकडाउन हो गया और कर्फ्यू, ये तमाम चीज़ें, वहाँ पे लाइफ इज़ एट अ स्टैंड स्टिल। और वो इनके जो खुफिया मज़ालिम हैं, जो लोगों को वहाँ पे पकड़ के यंग लोगों को डिटेंशन कैंप्स में लेके जा रहे हैं, वो तो अब कोई छुपी वो बात उस लिहाज से तो नहीं है, पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता लग गया है। बल्कि वेस्ट अब रिपोर्ट कर रहा है कि जो डिटेंशन कैंप्स हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कैसे कश्मीरियों को वहाँ पर लाया जा रहा है। और देखिए एक बहुत बड़ी कामयाबी अभी ये हुई है डिप्लोमेटिक महाज पे। वो क्या है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पीछे गए हमारे OIC के जो डेलीगेशन आया है, जो सेक्रेटरी जनरल आए हैं, उनका एक स्पेशल एम्बेसडर ऑन इंडियन ऑन कश्मीर, वो उसको लीड कर रहे थे, वो भी आए वहाँ पे। और उन्होंने कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी और डायरेक्टली कंडेम किया और डिमांड किया है आर्टिकल 370 को कि वो उसको उठाया जाए। फिर अब बात यह है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तो अपने हरदर्मी पे कायम है और जितना वो आगे ये काम बढ़ाएगा उतना ही जो है वो और फंसते जाएंगे और आइसोलेट हो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। अभी जो उन्होंने प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है कि जनाब वहाँ की जो ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हिंदू आके उस पर कब्ज़ा करेंगे, 1 रुपये किनार के ऊपर समथिंग लाइक दैट, उसको दे के वहाँ पे मुसलमानों को 80 लाख कश्मीरी मुसलमानों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना, उनके वहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस लेके आना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं आज इतनी मायूस पता क्यों, मैं बहुत सुन रही हूँ, आप कह रहे ओवरनाइट नहीं होगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। मैं अपने बचपन से सुन रही हूँ, मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बचपन से सुन रही हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। बल्कि हमारी सियासत अधूरी है, सियासतदानों के नारे अधूरे हैं, कश्मीर का नारा लगाए बगैर आप अग्री करेंगे। अब कितना बड़ा जुल्म हुआ कि कश्मीर, उनके पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, ये आर्टिकल क्या बात करें, कितना बड़ा जुल्म है ये। ट्रंप आता है, मीडिएटर का किरदार अदा करूँगा, प्रैक्टिकली क्यों ये खामोश हैं? बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, NGOs की बात करूं, इंसानी हकूक की बात करने वाले लोगों की बात करूं, ये क्यों खामोश हैं? प्रैक्टिकली क्यों बायकॉट नहीं किया जाता इंडिया से? तिजारत का बायकॉट किया जाए, हर तरह बायकॉट किया जाए, सिफारिश की सतह पे बायकॉट किया जाए, क्यों खामोश हैं सब? देखें, वो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आप जो कह रही है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी आके, आपने देखे उन्होंने कितना पहली मरतबा ओपनली कंडेम किया इंडिया को, ये तमाम जो कुछ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, जो इंडिया के अंदर भी हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल। देखिए मसला सारा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अभी भी, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग इनके अभी भी ये रिकग्नाइज़ करते हैं इंडिया को कि जनाब ये एक रीजनल पावर है और इंडिया में एक 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में इनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनके इंटरेस्ट हैं। तो वो इनके इकोनॉमिक एजेंडा। और फिर दूसरी बात है, बस बात वही होगी ना कि मुफाद इंसानियत पे भारी आ गया, यहूदी रह रहे होते हैं, बर्तरी मिल गई मुफाद को या इंटरेस्ट को, इंसानियत जाए भाड़ में।
आपकी देखिए ये बात सही है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें थ्रू आउट इस पे जो मोमेंटम है कश्मीर कॉज के लिए उसको मेंटेन रखना है। और मैं आज फिर बात दोहरा रहा हूँ कि अगर ओआईसी इंडियन कश्मीर के ऊपर अपना एक स्पेशल एम्बेसडर कायम कर सकता है, पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं किया है? क्योंकि हर वक्त हर मरतबा तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा सकते, फॉरेन मिनिस्टर ठीक है वो जाते हैं, लेकिन हमें वी नीड अ फुल टाइम एम्बेसडर ऑन कश्मीर जो कि पूरी दुनिया में जाएँ और ये मोमेंटम मेंटेन किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मुसलमानों के साथ हमदर्दी नहीं है। आपकी बात सही है, सैंक्शन लगने चाहिए, वहाँ पे यूएन ऑब्जर्वर्स की बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट होना चाहिए, लेकिन वो जो 5 महीने पहले वाली सूरत हाल थी अब पूरी दुनिया उनको कम से कम कंडेम कर रही है, ओपनली कंडेम कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं और वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसमें तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा सख्त आइसोलेशन में चला गया है, उनके अपने इकोनॉमिक हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। और अब आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को अकेला ना देखें, अब मामला इंडिया के मुसलमानों को सामने आ गया है। एक तरफ कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A है और दूसरा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और एनसीआर है वो दूसरी तरफ है। तो लिहाजा इट इज नॉट ओनली द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इट इज नाउ आल्सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, वो सफर कर रहे हैं, इंडिया के मुसलमान भी सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, आपके वक्त का आपके तजिए का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।